Assalamualaikum class. This is your financial management course and I am your faculty Anila Devi. Today's topic is analysis of financial statement. In analysis of financial statement, you are analyzing the financial statement which reflect the financial information of a specific entity. यहाँ पे financial statement basically एक official document है जिसमें कंपनी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। हम इन इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, हम इन इंफॉर्मेशन को टाइमली बेसिस पे एनालाइज कर रहे होते हैं इस पर्पस के लिए कि वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी लेते हैं वो सारे डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लेते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रही होती है उस स्पेसिफिक एंटिटी की कि इसमें कितना पैसा लगाया और ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा अर्न किया और इसके बाद इसके पास इस वक्त कितना पैसा बाकी बचा हुआ है। क्लियर? ये तो बहुत इजी सिंपल वर्ड्स में बताया। फर्दर डिस्कस करते हैं बाय डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक समरी होती है बैलेंस शीट की जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज की सारी ब्रेकअप्स अवेलेबल होती है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होता है कि सेल्स कितनी हुई है और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं स्पेसिफिकली तो उससे हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और बैलेंस शीट की बात करूं तो वहां पे ये देखा जाता है कि अब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी इक्विटी है और कितनी लायबिलिटीज क्रिएट की हुई है। क्लियर? फर्दर बात करूं, देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। यहाँ पे मैं इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैंने अभी आपसे प्रीवियस स्लाइड में बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर कितने एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस पॉजिटिव है तो आपके लिए प्रॉफिट है और अगर नेगेटिव आ रहा है तो बिजनेस के लिए लॉस है। क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग द ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर का, उस साल का। इसीलिए जब हम हेडर बनाते हैं तो लिखते हैं एबीसी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो फॉर द ईयर लिखने का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2010 की चीजें रिफ्लेक्ट करेगा। 2010 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और बाय द एंड के यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। क्या? अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में एसेट्स, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट होती हैं। एसेट्स कि अब तक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एसेट्स हैं, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की। अब तक इक्विटीज कितनी है और इसके अलावा लायबिलिटीज कितनी हमारे पास क्रिएट हुई है अब तक। अब इसके हेडर की बात कर लेते हैं तो हेडर पे क्या बात होती है, एबीसी कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी है तब से लेकर अब तक इसकी पोजीशन ये रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में। क्लियर? अब फर्दर बात करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि कैश कहाँ कैसे कैसे फ्लो हो रहा होता है। क्लियर? आपने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीजें क्लियरली पढ़ी होंगी कि कैश फ्लो कैसे बनता है और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज से कितना पैसा जनरेट हो रहा है और एट द एंड कितना पैसा हमारे पास कैश में बचा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। देन बात करूं स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि एक ऑनर
कितना पैसा खुद से लेके आया था, कितना पैसा इसने जनरेट किया है बिजनेस में, कितना इसने पर्सनल ड्रॉइंग्स की है, और ड्यूरिंग द ईयर इसने कितना पैसा अर्न किया है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, एंड रिटेन अर्निंग में इसके पास कितना पैसा रखा हुआ है। क्या आई होप सो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें क्लियरली डिस्कस की हैं। देन लास्ट में बात करती हूँ नोट्स टू द अकाउंट्स की। नोट्स टू द अकाउंट्स में ये देखा जाता है कि आपके कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी मेथोडोलॉजीज यूज की हैं, वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है। लाइक आपने रेवेन्यू जनरेट किया एक्स अमाउंट, तो वहां पे पूरा ब्रेकअप दिया हुआ होता है नोट्स टू द अकाउंट्स में कि रेवेन्यू इतना जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और कौन कौन से हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। क्लियर। और अब बात करूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो उसमें से जो हमने परचेजेस किए हैं, तो फर्दर ब्रेकअप नोट्स टू द अकाउंट्स में गिवन होता है कि हमने परचेजेस कहाँ कहाँ से किए और कौन कौन से हमारे मेजर क्रेडिटर्स हैं। क्लियर। एक्सपेंसेस की बात करूं तो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस अगर आ रहा है और उसका एक्स अमाउंट है, तो आगे डिटेल में गिवन होता है, रेफरेंस पॉइंट भी गिवन दिया हुआ होता है। यहाँ पे मेंशन होता है कि रेम्यूनरेशन हम किस किस को कितना कितना पे कर रहे हैं, और उसका पूरा सम अप करके टोटल एक अमाउंट आ जाता है, वो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस में। क्लियर। इसी तरीके से यही चीजें बैलेंस शीट में भी होती हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में हम टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ब्रेकअप नोट्स टू द अकाउंट्स में गिवन होता है। क्लियर। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी एसेट्स की, तो एसेट्स में आपके पास फर्नीचर है, और फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किए। डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज किया, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग, दोनों में से कौन से। ये नोट्स टू द अकाउंट्स में चीजें क्लियरली मेंशन्ड होती हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेटेड होता है, वो जो नेट अमाउंट आ रहा होता है वो आप डायरेक्टली जाके बैलेंस शीट में लिखते हैं। क्लियर। फर्दर इसको समझने के लिए किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। ऑल ऑफ दीज 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे क्लियरली मेंशन है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की। हम कितने टाइप का एनालिसिस करते हैं। अगर बेस्ड ऑन मटेरियल करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स के हम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल। वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस होता है। ये तो हो गई एक ब्रॉड पिक्चर। इसके बाद इन डेप्थ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फर्दर कैसे कैसे डिवाइडेड है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज्ड में हम एक्सटर्नल एनालिसिस क्यों करते हैं। Outside of the business concerned do normally external analysis, but they are indirectly involved in the business concern, such as investors, creditors, government organizations, and other credit agencies. External analysis कौन कौन करता है? Basically, investors जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिटर्स जो हमारी कंपनी को क्रेडिट देते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिबेट्स देती हैं, ग्रांट्स देती हैं, एंड अदर क्रेडिट एजेंसी के अलावा कोई और ऐसी क्रेडिट एजेंसी जिससे हमने क्रेडिट लिया है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती हैं, ये समझने के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या इस कंपनी को क्रेडिट देना चाहिए, और इनके फाइनल फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, कि ये कंपनी आगे जाके 2 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगी, क्या ये कंपनी ने पहले से कोई तैयारी की हुई है, उसी की बेसिस पे हमें क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज अवेल होती है। क्लियर। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल। अब यही बात हम इंटरनली देख रहे होते हैं कि इंटरनल एनालिसिस कैसे होता है। जिस तरीके से मैंने प्रीवियसली आपसे बात की थी कि जब हम फंड्स जनरेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे चाहिए, और उस डिपार्टमेंट में फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, और जो एक्टिविटीज वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैरी ऑन करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या वो अमाउंट जो हम उनको अलॉट कर रहे हैं, क्या वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, या फिर क्या वो एक्सेसिव यूटिलाइज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल
स्टेटमेंट का इंटरनल एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। खैर, और यहाँ पे हमने बार बार पिछले लेक्चर में हमने बार बार बात की थी कि अगर कोई भी किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी हो, किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज आ रही हो जो हम टाइमली मैनेज ना कर सके, तो हम एनालिसिस करेंगे, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उसको रिजॉल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? देन बेस्ड ऑन ऑपरेशंस अगर बात करूं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मींस 1 ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, पिछले 5 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परफॉर्मेंस दी है, इनके प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डायनामिक एनालिसिस। Whereas vertical analysis during the year, उस पर्टिकुलर ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया है सेल्स का, कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है सेल्स का, क्लियर, कितने परसेंट एक्सपेंसेस आए हैं बेस्ड ऑन सेल्स। क्लियर? यही चीजें चल रही होती है। सेल्स के अकॉर्डिंगली अगर सेल्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो बात समझ आती है, लेकिन सेल्स इतनी नजर नहीं आ रही, बट सेल्स एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो इसके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसी एनालिसिस से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि बेसिकली पीछे चल क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वाकई सेल्स पे खर्चा हुआ है। अगर सेल्स पे खर्चा हुआ है तो सेल्स भी तो इंक्रीज होनी चाहिए। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हुए और खर्चा हुआ है, तो ये एनालाइज करना जरूरी है कि ये खर्चा कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और फ्यूचर में इस पे कैसे इंस्पेक्ट करना है। क्लियर?